नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज से हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको ले आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। तो इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम एनटीपीसी और ग्रुप डी में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और आमाशय। तो उत्तर इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें आपका होगा यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यकृत होगा, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। मतलब जो मादा जनन होता है पुरुष के, उनके कौन सा स्राव होता है? एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? रिलैक्सिन होता है। क्या होता है? मनुष्यों में मादा जनन के समय में हार्मोन का जो स्राव होता है वो रिलैक्सिन होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। तीसरे नंबर, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मतलब जो इच्छाएं होती है उसकी गति कैसे होती है? तो ये है सेरिब्रम, थायराइड और सेरिबेलम। इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा दोस्तों इसमें से आपका सेरिब्रम। सेरिबेलम क्या होता है? सेरिब्रम होता है। क्या दोस्तों? सेरिब्रम के द्वारा ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर दिया है कि शरीर का सबसे तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? जो सभी का तापमान होता है बॉडी के, मनुष्य के, वो कहाँ से नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है? तो ए है स्पाइनल कॉर्ड से, बी है सेरिबेलम से, और हाइपोथैलेमस से या पिट्यूटरी ग्रंथि से। कितने होता है दोस्तों? तो यहाँ पर होता है हाइपोथैलेमस से। किसे होता है? हाइपोथैलेमस से होता है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? मतलब जो अमीबा होता है ये अपना आकार चेंज करता रहता है, तो इसका जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा होता है, कि कोशिका मुंह के द्वारा होता है, कि सीलिया के द्वारा है, तो या गुदा द्वार के द्वारा होता है? तो उत्तर होगा इसमें कूटपाद के द्वारा दोस्तों, कूटपाद के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। इसमें ए है पेप्सिन, और बी है ट्रिप्सिन, और सी है टाइलिन, और सी है काइमोट्रिक्सन टिप्सिन। तो इसमें आप उत्तर सही होगा दोस्तों टाइलिन। लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है दोस्तों, टाइलिन। यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा, टाइलिन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है और छोड़ता है, वह है, वो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, या श्वासोच्छ्वास कहते हैं, या प्रश्वास कहते हैं, या निश्वासन कहते हैं? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना जरूरी है। किसके द्वारा होता है? श्वासोच्छ्वास के द्वारा होता है। श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास के द्वारा होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वें नंबर पे हैं। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? यानी जब ऊर्जा उपयोग होता है हमारे बॉडी में, वो कोशिकाएं क्या करती हैं? तो इसमें ए ऑप्शन है अमीनो अम्ल के द्वारा, ग्लूकोज के द्वारा, वसा अम्ल के द्वारा, सुक्रोज के द्वारा। तो उत्तर आपका होगा दोस्तों ग्लूकोज के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लूकोज के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन कि किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचता है? मतलब किस अभिक्रिया के द्वारा जो पौधे होते हैं उसमें ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कैसे उनके अंदर प्रवेश करता है? ये है किण्वन के द्वारा, बी है विसरण के द्वारा, दहन के द्वारा, या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा? तो ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों विसरण के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विसरण के द्वारा पौधे ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दिया है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? परिणति क्या होती है? क्या होती है? विघटन होता है, कि दहन होता है, परिवर्तन होता है, संश्लेषण होता है? क्या होता है दोस्तों? इसमें होता है विघटन। जो श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं वो खाद्य पदार्थों को विघटन कर देती है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों कि खाद्य पदार्थों को पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप
कौन सा होता है, मुख्य रूप कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है, स्टार्च होता है, सुक्रोज होता है या प्रोटीन होता है? तो आंसर आपका सही होगा दोस्तों, सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जान लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 90 से 60 होता है, 120 से 80 होता है, 200 से 130 होता है, 140 से 160 होता है। तो उत्तर आप जानते हैं दोस्तों, 120 से 80 होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है पियामीर, बी है मीटर, और सी है ड्यूरोमीटर, या डी है सेरेक्लोइडाइड। क्या है? एरेक्नोवायड। तो क्या है दोस्तों उत्तर? आपको देखते हैं, ड्यूरोमीटर। क्या है? ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर है, मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है ड्यूरामीटर। उसके बाद आगे बात करते हैं, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, जो आदमी सूंघता है उसकी क्षमता को कौन सा नियंत्रित करता है? ऑप्टिक पाली, या ध्रुणेन्द्रीय पाली, या सेरिब्रम, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन आपका सही होगा, ध्रुणेन्द्रीय पाली। क्या होता है दोस्तों? ध्रुणेन्द्रीय पाली होता है, जो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होता है? तो सेरिबलम होता है, कि हाइपोथैलेमस होता है, कि सेरिब्रम होता है, या स्पाइनल कॉर्ड होता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है, मनुष्य की बुद्धि और चतुराई का ऑप्शन होता है। हाँ दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होता है। जो खून होता है, ब्लड होता है, उसमें रक्त की जो मात्रा होती है, ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण कैसे करता, क्या करता है? ये है दोस्तों, सर्पिनोस्टेनिन के कारण, या ग्लूकोगन के कारण, या गैस्ट्रिन के कारण, या इंसुलिन के कारण होता है? किसके कारण होता है? उत्तर होगा दोस्तों, इंसुलिन के कारण होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, किसके? इंसुलिन के कारण। अगले दोस्तों, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, या हार्मोन है? दोस्तों ये क्या है? एंजाइम है। एक ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? एक एंजाइम है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों कि यहाँ पर दिया है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या आता है? पोषण आता है, उत्सर्जन, श्वसन, या सभी आते हैं? दोस्तों इसमें से क्या होगा आंसर? आपका सभी आएंगे। क्या क्या आएंगे? पोषण भी होगा, उत्सर्जन भी होगा, श्वसन भी होगा। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं सभी। उसके बाद आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया है कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी के द्वारा आता है, कि सोपीसी में आता है, कि मृतजीवी में आता है, या परसरड़ी में आता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये होता है मृतजीवी में आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आगे बात करें दोस्तों कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। कितना CO2 पाया जाता है? दोस्तों वायुमंडल में बहुत कम CO2 होता है। 78% नाइट्रोजन होता है, 21% आपका ऑक्सीजन होता है, और 40% आपका जो है कुछ और होता है। लेकिन डी ऑप्शन इसमें सही होगा दोस्तों। कौन सा डी ऑप्शन होगा? 0.03 होता है। कितना होता है? CO2 की मात्रा जो होती है 0.03 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो छाया में पनपते हैं उन पौधों का नाम क्या होता है दोस्तों? ए है हेलियोफाइट्स, और बी है थियोफाइट्स, और सी है सियोकाइट्स। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? हम बता रहे हैं इसको आपको, सियोकाइट्स होगा, जो कि छाया में ये पनपने वाले पौधे को कहते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, मनुष्य में श्वसन अंग क्या है? श्वसन अंग फेफड़ा है, नाक है, ट्रैकिया है, या क्लोम है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फेफड़ा हमारे लिए बहुत मुख्य है सांस लेने के लिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी सांस लेने से संबंधित है। जो बीमारी होती है वो सांस लेने से संबंधित रखती है। तो वो क्या है दोस्तों? डायरिया है, टीबी है, निमोनिया है, बी एंड सी दोनों है। तो इसमें आंसर ऑप्शन कौन सा होगा सब दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा, बी एंड सी, यानी बी, टीबी और निमोनिया, ये दोनों होते हैं जो कि श्वसन संबंधी होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो उच्च
रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं, या पक्षाघात कहते हैं, या हाइपरटेंशन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? हाइपोटेंशन होगा। क्या होगा? हाइपोटेंशन। अगले दोस्तों, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियाँ जो खाती हैं तो उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है दोस्तों? या अमीनो अम्ल होता है, या यूरिया अम्ल होता है, या यूरिया होता है, या अमोनिया होता है? आंसर क्या होगा दोस्तों? अमोनिया होता है। क्या मछलियाँ जो उत्सर्जित करती हैं पदार्थों को वो क्या होता है? अमोनिया होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाल जाते हैं? मतलब कि जो पौधे होते हैं वो आवश्यकता से अधिक जब जल हो जाता है तो किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, या उत्सर्जन के द्वारा, या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा? तो दोस्तों इसमें वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, यानी कि जो वाष्पीकरण होता है उसके द्वारा जो है पौधे अपना जो है पानी बाहर निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं पत्ती, हरित लवक, स्टोमाट यानी जड़। क्या होता है दोस्तों? इसमें होता है पत्ती। जो भी प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों वो पौधों की पत्तियों के द्वारा होता है, और पत्तियों के द्वारा ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं पौधे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। तो पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या? पौधों में जो गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है? जड़ होता है, रुद्र होता है, टहनी होता है, या तना होता है? क्या हो दोस्तों? रंध्र होता है। क्या? रंध्र होता है, अवकाश होता है, छिद्र होते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों। फेफड़ा का आकार होता है किस प्रकार? गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है, शंक्वाकार होता है, या शंक्वाकार होता है? क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है दोस्तों? फेफड़ा का जो होता है वो शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार फेफड़ा होता है दोस्तों। अगला बात करें दोस्तों भोजन। जो भोजन का पाचन होता है दोस्तों, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? क्या होता है? उपचयन होता है, संयोजन होता है, या अपचयन होता है, या विस्थापन होता है? क्या है दोस्तों? उपचयन होता है। भोजन का जो पाचन होता है वो उपचयन के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों हम। दोस्तों हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्मोन जो होते हैं वो स्रावित होते हैं, तो उसका नामकरण किसने दिया था दोस्तों? रॉबर्ट ने दिया था, अरस्तू ने दिया था, बेलिस एंड स्टर्लिंग से दिया था, या ब्राउन पोर्टर ने दिया था? तो दोस्तों इसमें दिया था बेलिस एंड स्टर्लिंग ने दिया था। बेलिस एंड स्टर्लिंग ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था दोस्तों? जो अलग किया जाता है एसिरियंस ने दिया था, कि डार्विन ने दिया था, मेंडल ने दिया था, या बाइबिलोनियन ने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मेंडल ने दिया था। पृथक्करण का जो नियम दिया था किसने? मेंडल ने दिया था, ग्राहम बेल्डर ने। उसके बाद बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? लैमार्क ट्रेविनेनस ने, वान मॉल ने, या पुरकिंजे ने, या अरस्तू ने? किसने किया था दोस्तों? लैमार्क एंड स्टेवनियस ने किया था। ट्रेवेनियस ने किया था। लैमार्क तथा वेनियस ने जीव विज्ञान का सर्वप्रथम नाम लिए थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। किसने जीव विज्ञान को जनक माना जाता है? लैमार्क को, डार्विन को, अरस्तू को, या ट्रेवेनियस को? किसको माना जाता है दोस्तों? अरस्तू को। सी को माना जाता है, अरस्तू को। कौन से जीव विज्ञान के जनक को अरस्तू को कहा जाता है दोस्तों? उसके बाद अगले क्वेश्चन में दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। किसने वनस्पति विज्ञान का जो है थियोकेरप्सर ने, डार्विन ने, पुरकिंजे ने, या अरस्तू ने किया था? तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा, थियोकेरप्सर ने दिया था दोस्तों। जीव वनस्पति विज्ञान का नामकरण दिया था, जनक किए थे। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है दोस्तों? तो ग्रीक में, लैटिन में, या फ्रेंच में, या पुर्तगाली? किस भाषा से ली गई है दोस्तों? तो ग्रीक भाषा में ली गई है। किसमें? ग्रीक भाषा में बॉटनी का नाम लिया गया है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कि फाइकोलॉजी में
किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका? कवक का, शैवाल का, विषाणु का, या इन सभी को किसको किया जाता है? शैवाल का किया जाता है दोस्तों। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बात करें दोस्तों कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो पर्यावरण का होता है वो किस शाखा के अंतर्गत किया जाए, जो कि जीव विज्ञान में है? वर्गीक या आनुवंशिकी या कार्यकी या पारिस्थितिकी विज्ञान? तो आप जानते हैं कि डी ऑप्शन होगा, पारिस्थितिकी विज्ञान के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? पौधों के अध्ययन से है, पुष्पों के अध्ययन से है, या झाड़ियों के अध्ययन से है, या वृक्षों के अध्ययन से है? दोस्तों इसमें आपका झाड़ियों के अध्ययन से है। डेंड्रोलॉजी का अध्ययन झाड़ियों के अध्ययन से है। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, जो पुष्प होते हैं उनको अध्ययन के क्या कहलाता है? एग्रोलॉजी कहलाता है, या फिनोलॉजी कहलाता है, या एंथोलॉजी कहलाता है? इनमें से कोई नहीं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों एंथोलॉजी क्या होता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी के द्वारा किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? ओलेरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर या फ्लोरिकल्चर? क्या कहते हैं दोस्तों? इसमें कहते हैं हेट्रिकल्चर कहते हैं वनस्पति संवर्धन के हिसाब से। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? प्रांगण का, बीज का, फल का, पत्ती का? किसका होता है दोस्तों? इसमें बीज का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, आपने स्पर्मोलॉजी का नाम सुना होगा। दोस्तों एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का, फलों का, फसलों का, या तेल बीजों का? तो किसका होता है दोस्तों? घासों का अध्ययन एग्रोलॉजी में किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसको? एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों देखते हैं पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी तो भूमि का, फलों का, चट्टानों का, या पौधों का? किसका दोस्तों? भूमि का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे हैं दोस्तों हम, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? जो पौधों का नाम दिया जाता है वो विज्ञान कहलाता है। नामकरण, वर्गीकी, पहचान, या वर्गीकरण? तो क्या कहलाता है दोस्तों? वर्गीकी कहलाता है पौधों को नाम देने वाले विज्ञान। दोस्तों निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? जो वर्गीकी किया था एंगलर थे, या लीनियस थे, अरस्तु थे, या लैमार्क थे? कौन थे दोस्तों? लीनियस थे, जो कि वर्गीकृत को पितामह कहा जाता है, जो कि वनों को वर्गीकृत किया जाए, पौधों को वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सूक्ष्म जीव मिलते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? रेतीली मिट्टी मिलते हैं, लवण युक्त पानी मिलते हैं, दलदली भूमि मिलते हैं, इनमें से सभी? तो ऑप्शन आपका इनमें से सभी होगा दोस्तों। रेतीली मिट्टी में भी मिलते हैं, लवण युक्त पानी में और दलदली भूमि में भी मिलते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु कहाँ पर वृद्धि करता है दोस्तों? जीवित कोशिकाओं में करता है, या चीनी के विलयन में करता है, या मृत शरीर में, या पानी में? किस में करता है विषाणु वृद्धि? जो विषाणु होते हैं वो किस में वृद्धि करता है? तो दोस्तों इसमें किस में करता है? जीवित कोशिकाओं में विषाणु वृद्धि करता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि साबूदाना किससे बनाया जाता है? जो साबूदाना होता है वो किससे बनाया जाता है? पाइनस से, सेंड्रस से, या जूनिपेरस से, या साइकस से? किससे बनाया जाता है दोस्तों? साइकस के द्वारा बनाया जाता है। साबूदाना किसके द्वारा बनाया जाता है? साइकस के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। फलों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों फेनोलॉजी, या पोमोलॉजी, या एंग्रोस्टोलॉजी, या एंथोलॉजी? किसको कहते हैं दोस्तों? पोमोलॉजी कहते हैं फलों का अध्ययन को। फार्मोलॉजी कहते हैं दोस्तों फलों के अध्ययन को। द्विधन पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं कौन है? डार्विन हैं, थ्योफ्रिट्स हैं, लीनियस हैं, हिप्पोक्रेट्स हैं। कौन है दोस्तों? तो लीनियस हैं। लीनियस ने द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, लुईस पास्चर ने, या ल्यूवेनहॉक ने, या रॉबर्ट हुक ने? किसने की थी जीवाणु की खोज? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा।
ल्यूवेनहॉक ने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था जीवाणु की खोज। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? जिनमें पुष्प नहीं लगते लेकिन बीज बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइट्स कहते हैं या टेरिफाइट्स कहते हैं या आवृत बीजी कहते हैं या अनावृत बीज कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? अनावृत बीज कहते हैं। अनावृत बीजी होते हैं किंतु पुष्प नहीं होता है, बीज बनते हैं दोस्तों। ओके, बाद आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जो जीवाणु होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है? सर्पिल होती है, गोल होती है, छड़ रूपी होती है या कौमा रूपी होती है? क्या होती है दोस्तों? छड़ रूपी होती है। जो जीवाणु होते हैं उनकी जो आकृति होती है वो छड़ रूपी होती है। उसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु सबसे आकार में छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वाइब्रियो कहते हैं या गोलाणु कहते हैं, दंडाणु कहते हैं या स्पाइरिलो कहते हैं? क्या कहते हैं बोलते? गोलाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलाणु कहते हैं, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक, ये सभी। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? ये होता है तपेदिक, जिसे टीबी कहते हैं। ये रोग बैक्टीरिया से फैलता है। ओके, बात करें दोस्तों कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव के आंत में पाया जाने वाला कौन सा जीवाणु है? एसरसीरिस कोलाई या कीरियोनोबैक्टीरिया है या वाइब्रियो कैलेरी है या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों क्या होगा? एसरसीरियो कोलाई है। क्या है? एसरसीरिया कोलाई। ये है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जीव निकलते हैं तो वही है। अगला क्वेश्चन बात करें कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो अधिकांशतः पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? आवृत बीजियों में या कवकों में या विषाणुओं में या जीवाणुओं में? किस में पाया जाता है दोस्तों? जीवाणुओं में पाया जाता है। किस में? जीवाणुओं में पाया जाता है। जो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं जीवाणुओं में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्न में से सबसे छोटा जीव है। क्या है? माइकोप्लाज्मा है या ईस्ट है या विषाणु है या जीवाणु है? क्या है दोस्तों? ईस्ट या माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटा जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे छोटा जीव कौन सा है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा है। उसके बाद दोस्तों आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? पेचिश, हैजा, चेचक। तो दोस्तों जीवाणु से जो पैदा होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? आप जान सकते हैं हैजा होता है। हैजा होता है जीवाणु से। पेचिश और चेचक जो होते हैं वो विषाणुओं से होते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं। ये बस 60 क्वेश्चन हम हो गए दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें और भी बताइए कोई कैसा वीडियो बनाए। अगर ये वीडियो ठीक ना हो तो हम और कुछ परिवर्तन करें इसमें, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय